So good afternoon, friends. हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में देख रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको परफॉर्मेंस के प्रकार बताया था। दो प्रकार के परफॉर्मेंस हो सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो ये ले जाओ और चालू कर लो, टीवी बंद होंगे तो। ठीक है, यहाँ रखा है रिमोट, आप ले जा सकते हैं। दो प्रकार के परफॉर्मेंस मैंने बताया था। पहला परफॉर्मेंस था एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो भी पार्टीज़ हैं वो एक्चुअली परफॉर्म कर देती हैं अपना अपना रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। दूसरा था जिसमें अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, दैट मीन्स एक पार्टी अटेम्प्ट तो कर रही है, ट्राई तो कर रही है परफॉर्म करने का, बट दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ऐसे केस में इसको मैंने बताया था ये ब्रीच भी है, और इसको हम ऑफर टू परफॉर्म भी बोलते हैं, इसको टेंडर भी बोलते हैं, टेंडर टू परफॉर्म। सो जब एक व्यक्ति टेंडर दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को ऑफर दे रहा है कि मैं गुड्स लेके आया हूँ, बट दूसरा उसको मना कर देता है, तो ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट ए ने परफॉर्म कर दिया बट बी के तरफ से ब्रीच हो जाता है। तो इसको ही हम समझते हैं। परफॉर्मेंस की डेफिनेशन दी है सबसे पहले। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया था, तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किए थे। तो उसमें आपको डेफिनेशन याद ही होगी, उसमें हमने देखा था ऑफर एक्सेप्टेंस था, यानी एक एग्रीमेंट था, और उसके अलावा एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ था। जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुए हैं उनको अगर परफॉर्म कर देंगे, दैट मीन्स हमने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया। तो वही चीज़ लिखी हुई है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कैरिंग आउट यानी परफॉर्मिंग ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया। ईच पार्टी मस्ट परफॉर्म, तो यहीं से समझता है हमको सेक्शन 37 से कि कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, मस्ट परफॉर्म, परफॉर्म कर दिया हर पार्टी ने, या एटलीस्ट ऑफर टू परफॉर्म, एटलीस्ट एक ने ऑफर तो करना चाहिए, दूसरा फिर मना कर रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ये एक और इसको नाम देते हैं हम, इसको एक्सेप्ट ऑफर, इसको हम लोग ऑफर टू परफॉर्म या टेंडर भी बोल सकते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। तो दो प्रकार के परफॉर्मेंस, एक हो गया ये एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरा जिसमें एक ने ऑफर किया, इसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलेंगे। ही हैज अटेम्प्टेड टू परफॉर्म, या ही हैज ऑफर्ड टू परफॉर्म, या ही हैज टेंडर्ड द परफॉर्मेंस। So each party must either perform or offer to perform the promise which he has made. सेक्शन 37 पैरा 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो परफॉर्म कर दो, और एटलीस्ट ऑफर करो परफॉर्म करने का द रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, अनलेस सच परफॉर्मेंसेस डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। सो अगर एक्सक्यूज हो चुका है, डिस्पेंस ऑफ हो गया है, बोला गया है किसी कानून में कि अब ये परफॉर्म नहीं करना, तो नहीं करेंगे। नहीं तो हर पार्टी ने परफॉर्म करना चाहिए या एटलीस्ट ऑफर तो करना ही चाहिए। जैसे डिस्पेंस कब हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया बाद में, तो फिर वो खत्म हो जाएगा, वहां परफॉर्म नहीं करना है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हर पार्टी को परफॉर्म करना ही है। अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, तो डेथ के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। जैसे मैंने कार बेचने का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद परफॉर्म करने के पहले मेरी डेथ हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और इसको मेरे जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उन लोग इसको पूरा करेंगे। सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल दिया आपको इसी पॉइंट का। X promises to deliver horse to Y on a certain day on payment of ₹1000, लेकिन X की डेथ हो गई, X dies before that day. X is representative, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर बाउंड टू डिलीवर द हॉर्स टू Y, एंड Y इज बाउंड टू पे ₹1000 टू X's रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो सिंपल है एकदम। अब दो प्रकार के परफॉर्मेंस को इन्होंने पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया है। पहला एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हेन ईच पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्स हिज ऑब्लिगेशन, पूरा कर चुके हैं, अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जैसा बोला था, जिस वक्त बोला था उस वक्त वैसे उन्होंने पूरा कर चुके हैं, तो इट अमाउंट्स टू एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड परफॉर्मेंस से अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड और स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म होके ख़त्म होते हैं।
फिर दूसरा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर और ऑफर टू परफॉर्म। तो यहाँ पे टेंडर का मतलब अगेन ऑफर ही है, लेकिन ये कब की बात हो रही है, तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे टेंडर की बात हो रही, यहाँ के टेंडर की बात नहीं हो रही। तो ये टेंडर अलग था, यहाँ पे जब टेंडर वर्ड आएगा तो उसको ऑफर टू परफॉर्म समझो हमेशा। तो इट इज ऑल्सो एन ऑफर, बट इट इज एन ऑफर टू परफॉर्म, इट इज नॉट द ऑफर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये ऑफर परफॉर्म करने का ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ऑफर नहीं है। सो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर और ऑफर टू परफॉर्म। व्हेन द प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी तैयार है बट इज अनेबल टू डू सो बिकॉज द प्रॉमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, दूसरी एक्सेप्ट नहीं कर रही, इट इज कॉल्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। Thus, tender is not actual performance, but it is only an offer to perform the obligations under the contract. तो एक पार्टी ने ऑफर किया और दूसरा उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, लेकिन ये भी परफॉर्मेंस के बराबर ही माना जाता है। ए ने अपना कार्य पूरा कर दिया, उसने बोला था मैं कार लेके आऊंगा, उसने कार लाया, बट बी मना कर रहा है, तो ऐसे केस में ए अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका है क्योंकि उसने अपना कार्य कर दिया था। सो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गया, वो फिर से कार लेके नहीं आएगा, बट उसके राइट्स अभी बचे होते हैं। वो अब एक्शन ले सकता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो वो एक्शन लेने के अधिकार बचे रहेंगे, बट ऑब्लिगेशंस कम टू एन एंड। अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस। इसको भी हम लोग परफॉर्मेंस के बराबर मानते हैं। हम मान लेते हैं ए ने अपना काम कर चुका है, ठीक है, भले ही बी ने उसको करने नहीं दिया बट उसने पूरा ट्राई किया, तो हम मान लेते हैं उसने अपना काम पूरा किया, ठीक है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस। तो दोनों ही केसेस में ए के पूरे ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस में तो उसने परफॉर्म कर ही दिया, तो ऑब्लिगेशंस कम टू एन एंड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में भी ही हैज अटेम्प्टेड टू परफॉर्म बट अदर पार्टी इज रिफ्यूजिंग, तो यहाँ भी उसके ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाएंगे, अब वो फिर से परफॉर्म नहीं करने वाला, ठीक है। अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। एक टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कब कब वैलिड होगा ये हमको समझना है। इसका मतलब है सिंपली, अगर वैलिड टेंडर है दैट मीन्स ए ने बराबर परफॉर्म करने का ट्राई किया, ए ने गुड्स लेके आया और बी फिर भी मना कर रहा है, तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा रहा है बी के द्वारा, बी इज ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ए ट्राई कर रहा है, ठीक है, और बी मना कर रहा है। ये कब बोलेंगे हम, जब टेंडर वैलिड था, दैट मीन्स उसने बिल्कुल प्रॉपर परफॉर्मेंस दिया था। ए ने बराबर गुड्स लेके आया, जो टाइम बोला था उस टाइम पे लाया, सब बिल्कुल सही था, फिर भी बी मना कर रहा है, तो बी इज ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बी ने कैंसिल किया क्योंकि ए ने कुछ गड़बड़ किया था। सो ए ने गुड्स लेके तो आया लेकिन डिफेक्टिव गुड्स थे, टूटे फूटे गुड्स लेके आया था उसने, ऐसे केस में बी को तो राइट है कैंसिल करने का। सो इसीलिए हमको ये देखना है कि वो परफॉर्मेंस सही था कि नहीं था, और ये देखने के लिए हम लोग कुछ आगे दिए गए रूल्स देखते हैं। सो अगर ये सब रूल्स इसमें मौजूद हैं, जितने पॉइंट्स आगे दिए हैं, तो हम मान लेंगे ए ने बिल्कुल सही किया था, फिर भी बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक आध पॉइंट भी मिस हो गया तो ए ने प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया, देन बी हैज अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ए इज ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वैलिड टेंडर होगा तो बी इज ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ द टेंडर इज नॉट वैलिड देन ए इज ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ए प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसीलिए बी ने मना किया। तो इसीलिए हमको देखना है कि कब कब ए ने अपना कार्य पूरा किया था। सो वो चीज आगे बताई गई है। अ वैलिड टेंडर और ऑफर टू परफॉर्म, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि ये दोनों ऑफर, दोनों टेंडर अलग है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि चैप्टर 1 में जब पढ़ा था टेंडर तो हमने बोला था टेंडर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कैन बी कंडीशनल। अब हम बोल रहे हैं ऑफर कैन नॉट बी कंडीशनल, क्योंकि दोनों अलग पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त जो चाहो कंडीशन लगा लो, लेकिन जब परफॉर्म कर रहे हैं तब कोई नई कंडीशन नहीं लगा सकते। इस वक्त अगर कंडीशन लगी थी तो ठीक है, नहीं लगी थी तो आप यहाँ नई कंडीशन नहीं लगा सकते। समझो आपने मुझसे गुड्स मंगाए थे, मैंने एग्री किया था मैं 10 तारीख को आपको गुड्स लाके दे दूंगा। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई थी मैंने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट जब परफॉर्मेंस का टाइम आया मैं आपको बोलता हूँ कि भैया एक काम करो, मेरे को 5,000 रुपये पहले भेजो, किस चीज़ के, तो लाने के जो खर्चा होगा, फ्रेट वगैरह के चार्जेस है, वो पैसा पे करो, फिर मैं गुड्स लाऊंगा। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात यहाँ तो हुई नहीं थी। अगर यहाँ पे फ्रेट की बात हो गई होती तो फिर मैं यहाँ डिमांड कर सकता था, बट अगर यहाँ कोई बात नहीं हुई और मैं यहाँ पे नई कंडीशन लेके आऊंगा तो इट विल नॉट बी वैलिड। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर रहने दो, आप अपने गुड्स वापस ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे आई एम ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट।
सो मैं यहाँ पे टाइम पे कोई नई कंडीशन लेके आ रहा हूँ, तो इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर, इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ए गलत कर रहा है, तो यहाँ पे बी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, उसको राइट है कैंसिल करने का। ठीक है, तो इफ द टेंडर इज वैलिड तो बी डज नॉट हैव अ राइट टू कैंसल, बट अगर टेंडर वैलिड नहीं है, टेंडर में ही गड़बड़ है, तो बी हैज अ राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो पहला पॉइंट वही है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। आप टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन नहीं बना सकते। हाँ, पहले से अगर कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त ऑफर एक्सेप्टेंस के टाइम कंडीशन लगी थी तो वैलिड रहेगी, बट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस देयर शुड बी नो कंडीशंस। सो टेंडर इज कंडीशनल वेयर इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं परफॉर्म कर रहे तो इट इज कंडीशनल। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बोला नहीं था तो टाइम पे मैंने फ्रेट चार्जेस नहीं मांगना चाहिए। और एक एग्जांपल दिया आपको, ए टुक अ लोन ऑफ ₹10,000 repayable with interest after 3 months. 3 months later, A repays only principal amount and promises to pay interest 1 month later. अब देखो, उसने बोला था मैं 3 महीने बाद प्रिंसिपल पे कर दूंगा विथ इंटरेस्ट। अब जब बात हुई थी पूरा पैसा पे कर दूंगा, अब ए लेके आता है पैसा सिर्फ प्रिंसिपल का और बोलता है भैया मैं इंटरेस्ट कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद पे करूंगा, तो इट इज नॉट वैलिड परफॉर्मेंस। तो ए प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि इट इज नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त अगर ऐसा बोला होता उसने कि भैया महीना 1 महीने बाद में इंटरेस्ट पे करूंगा और वो एक्सेप्ट किया होता तो फिर वैलिड हुआ होता। बट एंड टाइम पे आप परफॉर्मेंस के वक्त पे प्रिंसिपल लेके आ रहे हैं और बोल रहे ब्याज में 1 महीने बाद पे कर दूंगा, तो इट इज नॉट अ प्रॉपर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये एक्चुअली अलग पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट होना चाहिए, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तो ये थोड़ा फॉर्मेटिंग एरर के कारण ये ऊपर हो गया, ये थर्ड पॉइंट होना चाहिए, ये फोर्थ पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ से चालू हो रहा है, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड परफॉर्मेंस, वैलिड टेंडर। ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया उसमें, फॉर्मेटिंग एरर हो गई। तो ये 1 है, यहाँ फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया अलॉन्ग विथ इलस्ट्रेशन। ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ गलती से वो बैक स्पेस दब गया होगा तो ऊपर आ गया। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर वैलिड परफॉर्मेंस। तो ये कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं। सेकंड कंडीशन है जो परफॉर्मेंस है बराबर जगह पे और बराबर टाइम पे होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि समझो केटरिंग सर्विस की बात है, मैंने आपको बोला था मैं आपके घर पे केटरिंग सर्विस लगा दूंगा शाम को 5 बजे। अब मैं टाइम पे बोल रहा हूँ कि भैया 5 बजे तो नहीं हो पाएगा, मैं शाम को 8 बजे लेके आता हूँ केटरिंग की सर्विस। यहाँ पे यू हैव अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, या मैं प्लेस अगर चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं वहाँ नहीं लेके आता, आप यहाँ से लेके जाओ चीज़ें, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इट इज़ नॉट एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। यहाँ पे यू हैव अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बिल्कुल प्रॉपर परफॉर्म करता तो यू विल नॉट हैव एनी राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बट मैंने गड़बड़ किया इसीलिए आपको अधिकार है कैंसिल करने का। इट इज़ नॉट अ वैलिड टेंडर। यहाँ पे मैं ऑफर प्रॉपर नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सो एक और एग्जाम्पल दिया है, ए ऑफर्स टू डिलीवर द गुड्स एट 3 AM। तो वो गुड्स लेके आ रहा है लेकिन कब आया, रात को 3 बजे। दिस इज नॉट वैलिड टेंडर अनलेस इट वॉज एग्रीड। अगर पहले से एग्री हुआ रहता कि रात को 3 बजे गुड्स लेके आएंगे, चरस गांजा खरीद रहे थे, बोले रात को 3 बजे पैसा लाना, सो खैर वो तो इलीगल ही है, बट बोलने का मतलब है अगर पहले ही एग्री कर लेते कि रात को 3 बजे गुड्स लाऊंगा तो फिर इट विल बी अ वैलिड टेंडर। बट अगर ऐसा नहीं बोला था तो रात को 3 बजे कोई ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस थोड़ी होता। कभी देखे आपने अमेजोन वाला 3 बजे फोन कर रहा भैया घर के सामने खड़ा हो, तो नहीं, इट इज नॉट वैलिड। आप बोल दोगे कि कल आना, कल सुबह लेके आना। सो यहाँ पे वो बराबर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए। अब बराबर टाइम और प्लेस क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द प्रॉपर टाइम, व्हाट इज द प्रॉपर प्लेस, अलग अलग केस में अलग अलग टाइम अलग अलग प्लेस रहते हैं। ठीक है, सो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट होता है इट मस्ट बी ऑफ द होल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। समझो मैंने 100 किलो चावल के मंगाया था, मैंने बोला था मुझे 10 तारीख को 100 किलो चावल के बोरे चाहिए। अब टाइम पे जो परफॉर्म करने वाला है वो बोलता है कि शर्मा जी अभी मैं सिर्फ 70 बोरे भेज सकता हूँ, बाकी के 30 बोरे मैं 2-3 दिन में भेज दूंगा। ऐसे केस में अगेन इट इज़ नॉट अ वैलिड परफॉर्मेंस। हो सकता है कि मुझे उसी दिन पूरे 100 बोरे लगते होंगे, महाप्रसाद होगा घर के सामने, जरूरी थोड़ी है मैं खुद ही खाऊंगा। तो हो सकता है कि मुझे पूरी रिक्वायरमेंट उसी दिन रही होगी। सो मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ कि भैया बात हुई थी 100 बोरे की तो 100 पूरे दो, नहीं तो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था, जितना बोला गया था उतना पूरा ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर रहा है आगे वाला,
तो इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर. So it must be of the whole obligation contracted for and not only of the part. तो पार्ट परफॉर्मेंस को हम वैलिड परफॉर्मेंस नहीं मानते. इट शुड बी कंप्लीट परफॉर्मेंस. ए प्रोमिसेस टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ राइस. तो प्रॉमिस किया था मैं 100 बोरे लेके आऊंगा, लेकिन जिस दिन परफॉर्म करना था उसने सिर्फ 70 बोरे लेके आया. ऐसे केस में इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. बी हैज अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. और अगला पॉइंट, इफ द ऑफर और टेंडर रिलेट्स टू डिलीवरी ऑफ गुड्स. जब गुड्स के डिलीवरी की बात होती है तो उसमें एक इंस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी होता है कि जो गुड्स मैंने मंगाया वही आए कि नहीं आए. कई बार हम लोग उसका सैंपल देख के खरीदते हैं गुड्स, तो वो वैसे के वैसे गुड्स आए कि नहीं आए इसको चेक करने का मुझे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. सो वो अगला पॉइंट है. इफ द टेंडर रिलेट्स टू डिलीवरी ऑफ गुड्स इट मस्ट गिव अ रीजनेबल opportunity to the promisee for inspection of the goods so that he may be sure that the goods tendered are of contract description. जैसे कि अपन राइस का ही एग्जांपल लो. राइस में हम लोग क्या करते हैं, चावल वगैरह खरीदते हैं तो सैंपल देख के खरीदते हैं. आप किराने की दुकान पे जाओगे जहाँ से राइस खरीदना है, उसके पास बहुत सारे सैंपल रखे होंगे कटोरी में, तो वो आपको जब भी आप कुछ राइस खरीदने को बोलोगे तो सैंपल बताएंगे आपको. आप उसको देखते हो, उसका कलर देखते हैं, उसको सूंघ के देखते हैं. हाँ, सूंघ के भी देखते हैं. कोई कोई इसमें सुगंध आती है, वो चिन्नौर वगैरह होता है. सो अलग अलग होते हैं. उसमें भी ब्रांड होता है, फिर काली मूछ ऐसे ब्रांड है, ब्रांड का नाम है. सो इनका आपने सैंपल देख के चीज़ खरीदा. अब जब सैंपल देख के आपने चीज़ खरीदा था, तो जब घर पे आया है तो आपको ये चेक करने का मौका मिलना चाहिए कि वही गुड्स आए कि नहीं आए जो मैंने मंगाया था. तो अगर आपने जो सैंपल देखा था उससे मैच नहीं होता है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. या अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, वो चेक भी नहीं करने दे रहा, तो अगेन यू कैन रिजेक्ट द गुड्स. तो उसका ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने चेक करने का एक अधिकार देना चाहिए. सो इंस्पेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए खरीदार को. सो ए ऑफर्स टू डिलीवर 10 बैग्स ऑफ राइस टू बी. एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही शुड गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी टू इंस्पेक्ट द गुड्स. अगर वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है तो अगेन इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर. और अगर टेंडर वैलिड नहीं है तो बी हैज अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. अगर टेंडर वैलिड है, ये सब चीजें अगर उसमें है, तो फिर बी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज गड़बड़ है, बराबर वक्त पे नहीं ला रहा, बराबर प्लेस पे नहीं ला रहा, कोई कंडीशन लगा रहा है, पूरे गुड्स नहीं लेके आ रहा है, तो ऐसे सब केस में बी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द टेंडर वॉज नॉट वैलिड. ठीक है, सो ऐसा है. सो ये सेक्शन 38 है. सिंपली बताता है कि जब बराबर टाइम प्लेस पे लेके आ रहे हैं तब आप गुड्स एक्सेप्ट करेंगे, तब मना नहीं कर सकते. बट बराबर जगह पे नहीं आ रहे, बराबर ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया जा रहा, तो ऐसे केस में आपको कैंसिल करने का अधिकार होता है. अब यहाँ पे होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ पे ए तैयार है बट बी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसिल नहीं होता, ये वॉइड नहीं होता, ये वॉइडेबल होते हैं. इनको हम बोलते हैं वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट. सो ये शुरू में भी आपको बताया था मैंने एक एग्जांपल कि डेकोरेशन वाला है, टाइम पे डेकोरेट नहीं करके दे रहा. सो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. इट डज नॉट बिकम वॉइड, इट बिकम्स ओनली वॉइडेबल, वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट. सो व्हेन द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेड इट बिकम्स ओनली वॉइडेबल. आपको याद होगा मैंने बोला था ये वाला पार्ट आपको परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में समझ में आएगा. तो वॉइडेबल वाला जो अपन ने पार्ट पढ़े थे उसमें देखो, वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट वाला जो पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है जो अभी हमने पढ़ा, वेयर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, वही पढ़ रहे हैं हम सेक्शन 38. तो 38 39 तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है. ठीक है, तो मैंने बोला था ये वाले पार्ट आगे आएंगे. फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस अभी पढ़ने के हैं और टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के हैं. ये दोनों पॉइंट भी इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगे आपको. ठीक है, सो ये अपने आप खत्म नहीं होता, इट बिकम्स ओनली वॉइडेबल, कैंसिल करने का राइट मिलता है. सो जब भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड, इट बिकम्स ओनली वॉइडेबल. तो देखते हैं. सो वही पॉइंट लिखा हुआ है सेक्शन 39 में, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल. अगर रिफ्यूज कर दिया, प्रॉपरली मेड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर दिया तो क्या होगा. तो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड
to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract. तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, may put an end, unless he is signified in words or by conduct his acquiescence in its continuance. अगर उसने कंटिन्यू करना दर्शाया है, उसने ऐसा बताया है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है, then he will not be able to cancel. तो his acquiescence यानी हाँ बोलना, in its continuance, अगर उसने कंटिन्यू करने को हाँ बोला है भले ही वर्ड से या कंडक्ट से, then he will not be able to cancel it. इसके अलावा कैंसिल तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ ही में ऑल्सो स्यू फॉर डैमेजेस, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जा सकती है. डैमेजेस हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इसमें एक एक्चुअल केस है, उसके हिसाब से एक एग्जांपल से समझते हैं. एक मेरी फ्रेंड है, उसने बीच में उसकी मूवीज़ वगैरह नहीं चल रही थी तो गाना वगैरह गाना चालू किया था. जानते होंगे आप श्रद्धा कपूर को. बहुत अच्छी फ्रेंड है. तो वो एक दिन उसके अब गाने वगैरह भी एल्बम वगैरह कुछ नहीं चला तो उसने सोची यार पैसे तो कमाना ही है, तो उसने रेस्टोरेंट में गाना गाने का चालू की थी. तो उसने इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है, हाँ केस रियल है लेकिन श्रद्धा कपूर का नहीं है. एक सिंगर होती है, वो बोलती है एक रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाती है, बोलती है कि मैं गाना गाना चाहती हूँ. तो उसको बोला जाता है तुम सैटरडे संडे को गाना गाना, क्योंकि सैटरडे संडे को हमारे यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे लोग आते हैं. तो वो एग्री करती है. तो सैटरडे संडे की बात होती है. ऐसे सैटरडे संडे 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, 2 महीने तक अपन ऐसा देखते हैं. ये सैटरडे संडे, ये सैटरडे संडेज को गाना गाने का एग्री किया जाता है और हर बार के परफॉर्मेंस का उसको 100 रुपये देने का एग्री करते हैं. बहुत पुराना केस है, 100 रुपये उस टाइम बहुत हुआ करते थे. चलो 1000 रुपये लिखा है यहाँ, तो 1000 रुपये मान लो. तो 1000 रुपये उसको हर बार का देने का एग्री किया जाता है. यहाँ पे पहले दिन उसने परफॉर्म की सैटरडे को, दूसरे दिन संडे को फिर परफॉर्म की, फिर सैटरडे परफॉर्म की, फिर संडे परफॉर्म की, फिर सैटरडे परफॉर्म की. फिर उसको लगता है यार क्या यही ज़िंदगी है, अपन फालतू सैटरडे संडे को भी जाके गाना गा रहे हैं. यहाँ पे वो अपने इच्छा से डिफॉल्ट करती है, शी विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ. तो उसने खुद से डिफॉल्ट किया. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शी इज़ टू इल टू सिंग, वो बीमार नहीं है. यहाँ पे वो विलफुली एब्सेंट रहती है, विलफुल एब्सेंटिज्म है, विलफुली एब्सेंट रहती है. अब जैसे यहां पे ब्रीच हुआ, इसको हम बोलेंगे ब्रीच, यहां पे ये बन गया वॉइडेबल. यहां कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार है रेस्टोरेंट के मालिक को, वो यहां पे ही कैंसिल कर सकता है. अगर इसके बाद यहां पे अगर वो कैंसिल नहीं किया उसने, और इसके बाद अगले सैटरडे को श्रद्धा कपूर को याद आता है कि यार अपने को तो गाना गाने जाना है, और उसको गलती रियलाइज होती है क्योंकि पैसा भी तो कमाना है. सो वो बोलती है चलो गाना गाने चलते हैं, और वो यहाँ पे गाना गाने आती है और इसको रेस्टोरेंट का मालिक गाना गाने देता है. या तो बाय वर्ड्स, तो बाय वर्ड्स उसने बोली कि सॉरी गलती हो गई थी अभी अलाउ करो, और उसने अलाउ किया. या फिर इवन बाय कंडक्ट, यानी उसने जैसे मना नहीं किया, समझो आती है माइक लेके चालू होती है गाना गाने को और रेस्टोरेंट का ओनर देख रहा है, वो उसको मना नहीं कर रहा. ऐसे केस में भी हम मान लेंगे कि वो उसको अलाउ करना चाहता है. अगर उसने अगला परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया देन ही कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट वो खो चुका है. हाँ, लेकिन इस दिन जो ब्रीच हुआ था इसके डैमेजेस आज भी लिए जा सकते हैं कि उस दिन तुम नहीं आए थे तो जो नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई जरूर करो. सो ऐसे केस में डैमेजेस आ सकते हैं, लेकिन डैमेजेस कैसे निकलते हैं वो हम आगे देखेंगे. सो डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं बट ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. तो उसको कैंसिल करना है तो कहाँ पे करना है, यहीं पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द ब्रीच हैज बीन कमिटेड. अगर वो बाद का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता है तो ही हैज सिग्निफाइड आइदर बाय वर्ड्स और कंडक्ट इन हिज एक्विंसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस, देन ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. सो वही चीज लिखी हुई है. So when a party to contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. और damages भी claim कर सकते हैं, ये एक separate right है. एग्जाम्पल में सेम केस दिया है आपको. X एक सिंगर होती है, enters into contract with Y the manager of a theater. तो यहाँ थिएटर है रेस्टोरेंट के बदले, to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months. And Y engages to pay her 1000 for each night's performance. On the 6th night, she willfully absents herself. So ये important है
अगर यहाँ लिखा होता शी इज टू इल टू सिंग तो इसको ब्रीच नहीं बोले होते हमने। तो यहाँ पे फिर उस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली उस दिन के लिए वॉइड हो गया होता। लेकिन यहाँ लिखा है शी विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ, ठीक है, वो अपनी इच्छा से नहीं आती है from the theater. Y is at a liberty to put an end to the contract. So he can cancel the contract. It becomes voidable by subsequent default. If in the above illustration with the assent of Y की सहमति से X sings on seventh night, Y is presumed to have signifies his acquiescence in the continuance of the contract, and then he cannot put an end to it. फिर इसके बाद वो कैंसिल नहीं कर पाएगा, but he can claim कॉम्पेंसेशन, डैमेजेस जरूर ले सकता है, सस्टेन बाय हिम थ्रू एक्सेस फेलियर टू सिंग ऑन द सिक्स्थ नाइट, ठीक है, क्योंकि ब्रीच तो हुआ है तो उसके डैमेजेस जरूर क्लेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। फिर अगले पॉइंट पे चर्चा करने के पहले कोई डाउट होंगे तो पूछ लो यहां तक के। हाँ, तो वो तो खत्म हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट, अगर ड्यू टू कुछ एक्ट वो इम्पॉसिबल हो गया तो वो अपन ने पढ़ी चे, जैसे लासा गचक गया तो फिर तो खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही है, नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो खत्म हो गया ऑटोमेटिकली, वो ब्रीच थोड़ी कहलाएगा। फिर ब्रीच कब कहलाएगा, जब अपनी इच्छा से कैंसिल करते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो फैमिली मेंबर्स क्लेम कर सकते हैं। जनरल रूल होता है, अभी बस पढ़ने वाले हम, अगले पॉइंट पे ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जनरल रूल होता है कि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये डिवॉल्व होता है इन द लीगल ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जैसे मैंने आपको कार बेचने का वादा किया था और मैं गचक गया, तो यहाँ पे मेरी कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे फैमिली मेंबर्स पूरा करेंगे। लेकिन मैंने टीचिंग का वादा किया था और मैं गचक गया, तो यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स आके नहीं पढ़ाएंगे, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है, इट बिकम्स वॉइड ऑटोमेटिकली। तो इसको खत्म नहीं करना पड़ता, खत्म हो चुका है ये, ठीक है। इसमें रेस्टिट्यूशन मिल जाएगा लेकिन डैमेजेस नहीं मिल सकते, डैमेजेस की बात नहीं आती क्योंकि यहाँ पे ब्रीच नहीं कहलाता है, लेकिन रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। आप बोलेंगे सर हमारा पैसा वापस कर दो, तो कैप्स वाले आपको उतना पैसा वापस कर देंगे, या फिर आपको दूसरी फैकल्टी चाहिए तो अरेंज कर देंगे। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, एग्जाम्पल्स है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, लेकिन कैप्स वालों से आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें नई फैकल्टी पढ़ाए, या फिर आप चाहो तो पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक है। पूरा पैसा नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा। आप सोच रहे सर सही है क्या, फिर आखिरी दिन गचकना, तो पूरा पैसा नहीं मिलता, ठीक है। तो खैर अब आगे हम वही पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म करता है, बाय हुम मस्ट कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म्ड, कौन परफॉर्म करेगा। सो पहली चीज, प्रोमिसर शुड हिमसेल्फ परफॉर्म, और खास तौर पे ये तो तब करना ही पड़ेगा जब पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू एन एजेंट। हाँ ठीक है, तो मैं देख रहा था तब से मस्ती कर रहे थे आप, ध्यान दिया करो थोड़ा, ऐसे हरकतें करोगे तो होंगे ही गड़बड़। ऐसे स्केल घुमा रहे पेन पे लगा के, तो ध्यान रहता है मेरा, मैं बोलता नहीं बट फिर भी ध्यान रहता है। ऐसी हरकतें मत किया करो, कुछ भी करते हैं आप तो खैर फाउंडेशन के हो, वो इंटर के बच्चे झगड़ते, यहाँ तक मेरी जगह है, इसके बाहर रहे, तू इधर नहीं आना, हाथ उधर कर कुछ भी होता, वो स्कूल में करते थे ना, वैसा हो गया एकदम। आप भी करते होंगे, मैंने देखा नहीं, सिर्फ इंटर वाले भी करते हुए दिखे उस दिन मेरे को ऐसा, तो मैंने उनको बोला अरे क्या एकदम बच्चों जैसे कुछ भी करते हो लोग, ठीक है। चलो हाँ, अब बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे वो तो वो अब यहाँ तो कम से कम अच्छा है, अपने शर्ट वगैरह पे पेन का दाग नहीं लगता है, ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म है, नहीं तो पेन पे दाग लगा तो उसमें ही झगड़ा होता था, स्कूल में होता था ना, तूने भी मैं भी करूंगा, फिर अब वो करेगा, फिर तूने बड़ा किया मैंने छोटा किया था, फिर चलते जा रहा है वो, कुछ भी करते चलो खैर, सो आगे बढ़ते हैं। सो बाय हुम मस्ट कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म, बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ। कब, जब पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ये प्रोमिसर के ही थ्रू करना पड़ेगा, इसको हम किसी दूसरे व्यक्ति के एजेंट के थ्रू नहीं करवा सकते। समझो ये टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, आज मेरी इच्छा नहीं हो रही थी पढ़ाने की, मैं अपने आर्टिकल को बोलता हूँ जा रे आज पढ़ा के आ जा,
सो यहाँ पे वो आके पढ़ाएंगा तो चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉमिसर को खुद को ही परफॉर्म करना पड़ता है। मैं आकाश भैया को नहीं बोल सकता आकाश भैया आज आप पढ़ा लो ना, आकाश भैया आएंगे तो तो यहाँ पे आकाश भैया के थ्रू ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता। आज छुट्टी पे है आज। हाँ हाँ, आज जहाँ तक छुट्टी पे है, आज 24 है ना। हाँ तो खैर, तो आकाश भैया के थ्रू ये वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ लेकिन मुझे गुड्स पहुंचाना है, समझो आपके घर पे गुड्स डिलीवर करवाना था, सो वो मैं आकाश भैया को बोल सकता हूँ, वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट जितने पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो खुद को ही परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को समझो ओपन हार्ट सर्जरी कराना था, अब उसके लिए डॉक्टर बोलता है यार आज बिजी हूँ, कंपाउंडर है देख लेना थोड़ा, तो वो नहीं चलेगा, वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। पप्पू पिंकी की शादी होने वाली थी, पप्पू बोल रहा है एजेंट को तू कर ले आज, तो ये नहीं चलता। सो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी एजेंट के थ्रू परफॉर्म नहीं होंगे। तो वो दिया है। हाँ चलो वापस आओ। सो if that was the intention of parties, that is where personal consideration is the foundation of the contract, where personal consideration is the foundation. So यहाँ पे promiser को स्वयं ही उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन एजेंट के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। सो कब? व्हेन पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन कैन परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन थ्रू एन एजेंट। अगर किसी की डेथ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, अनलेस इट इज ऑफ पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, बट अगर पर्सनल नेचर के नहीं हैं तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। So, in case of death of the promisor, the legal successors are bound to perform the contract, unless the contract is of personal nature. But their liability under contract is limited to the value of the property they inherit from the deceased. ये point आगे समझेंगे इसी चैप्टर में कि कितने हद तक के उसको परफॉर्म करना पड़ता है। आगे हम सक्सेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। फिर जॉइंट प्रोमिसर्स। कभी कभी ऐसा होता है मिल के प्रॉमिस किया था, एक्स वाई और जेड तीनों ने मिलके वादा किए थे ए को परफॉर्म करने का। सो कौन परफॉर्म करेगा? जब तक तीनों जीवित है तो तीनों मिलके परफॉर्म करेंगे। अगर समझो एक्स की डेथ हो जाती है, एक्स हो जाता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विथ वाई और जेड मिलके परफॉर्म करेंगे। समझो वाई की भी डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एक्स एंड वाई अलॉन्ग विथ जेड मिलके परफॉर्म करेंगे। समझो सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एक्स वाई और जेड के मिलके परफॉर्म करने को जिम्मेदार रहेंगे। तो जॉइंट प्रोमिसर्स में ये रूल लगता है। तो व्हेन टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक सब जीवित है तो ऑल सच पर्सन्स मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। If any of them dies, his representative must jointly with the surviving fulfill the promise. And if all the promisers die, then the legal representatives of all of them must fulfill the promise jointly. ठीक है, तो अगर सबकी डेथ हो गई तो सबके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। अगर किसी अन्य व्यक्ति से परफॉर्मेंस क्लेम कर चुके हैं तो हम लोग अगेन क्लेम नहीं कर सकते फ्रॉम द प्रॉमिसर हु वाज एक्चुअली लायबल। जिसकी जिम्मेदारी थी उससे हम फिर से क्लेम नहीं कर सकते अगर थर्ड पार्टी से क्लेम कर चुके हैं तो। सो इसके ऊपर एक केस हुआ था, ये एक्चुअल केस है, केस का नाम नहीं दिया आपको बट एक्चुअल केस है। एक मिस्टर ए है जिन्होंने गुड्स भेजे थे टू बी थ्रू कैरियर, कैरियर के थ्रू भेजा था। सनी पाजी अपने कैरियर होते हैं तो ट्रक लेके निकलते हो, मैं निकला गड्डी लेके, तो ऊपर बना लेते हैं। तो ये मिस्टर जो भी नाम है वही उठाएंगे, ये ए है, ए गुड्स भेजता है बी को और भेजता है रोड से तो ट्रक वाले से थ्रू अ कैरियर सी, कैरियर का नाम भी दिया है सी, कैरियर है अपने सनी पाजी मिस्टर सी। ठीक है, इसके बाद द गुड्स वर इंश्योर्ड बाय बी, बी ने इसका इंश्योरेंस भी करा के रखा है। इंश्योरेंस कराते हैं हम लोग, इंश्योरेंस जितने भी गुड्स जाते हैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके हम इंश्योरेंस कराते हैं फॉर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए इन ट्रांजिट तो उसके अगेंस्ट में लॉस इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस होता है।
तो इंश्योरेंस कंपनी में जाके इसने प्रीमियम पे किया और बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया था हम कॉम्पेंसेट करेंगे। अब यहाँ पे सी निकला गाड़ी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया और उसने ट्रक मोड़ आया, पूरा ही मोड़ आया तो पलटा दिया ट्रक, और सी की गलती के कारण पूरे गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो गया। तो सी आड़ा टेढ़ा चला रहा था और उसकी गलती के कारण डिस्ट्रक्शन हुआ। जब डिस्ट्रक्शन हो गया तो बी ने क्या किया, सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, उसको क्लेम ले लिया। इसके बाद बी ने फिर से एक्शन लिया सी के ऊपर और सी के ऊपर डैमेजेस क्लेम करने का या गुड्स का नुकसान की भरपाई करने का फिर से दावा डाला। कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट ने बोला कि अगर तुमको इससे पैसा नहीं मिलता तो ये बिल्कुल सही है कि सी वॉज लायबल, सी की जिम्मेदारी थी क्योंकि उसकी गलती के कारण गुड्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन इफ यू हैव क्लेम्ड द परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन देन यू कैन नॉट क्लेम अगेन फ्रॉम द पर्सन हु वॉज एक्चुअली लायबल। सो वही पॉइंट लिखा है, अगर आपने परफॉर्मेंस ले चुके हैं दूसरे व्यक्ति से, थर्ड पर्सन से, तो यू कैन नॉट क्लेम अगेन फ्रॉम द पर्सन हु वॉज एक्चुअली लायबल। सो ये एक्चुअल केस है, दिया हुआ है, कैलकाटा हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, केस का नाम नहीं दिया है बट ये एक्चुअल केस पे आधारित है। सो व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स अ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, तो जैसे अपने केस में बी ने एक्सेप्ट कर लिया है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ही कैन नॉट अगेन एनफोर्स इट afterwards against the promiser. Acceptance of performance from a third party involves waiver of right of performance by the promiser. तो उसने वेव कर दिया ऐसा हम मान लेते हैं, उसने छोड़ दिया ये मान लेते हैं। एग्जाम्पल वही दिया है, A sent goods to B through a carrier C. The goods were insured by B against the loss in transit. Goods were destroyed in an accident and insurance company paid the compensation to B. So insurance company से इसने क्लेम कर लिया तो थर्ड पर्सन हैज ऑलरेडी पेड द अमाउंट। बी अगेन वांट्स टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम सी सिंस ही वाज एक्चुअली लायबल, तो सी वाज एक्चुअली लायबल फॉर द एक्सीडेंट, उसकी गलती से हुआ था एक्सीडेंट, ये प्रूव हो गया। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट बोलता है कि कंसाइनी, इनको ही हम लोग नाम देते हैं कंसाइनर और कंसाइनी, जो गुड्स भेज रहा है इसको हम बोलते हैं कंसाइनर, जिसको गुड्स मिल रहे हैं इसको बोलते हैं कंसाइनी। The consignee, after claiming the amount from insurance company, cannot claim again from Mr. C. So, according to Calcutta High Court, a consignee, after receiving the compensation for loss from an insurer, cannot again sue the carrier who was actually liable for causing the loss of goods in transit. ठीक है, तो अगर थर्ड पार्टी से आपने क्लेम कर चुके हैं तो यू कैन नॉट क्लेम इट अगेन फ्रॉम द पर्सन हु वाज एक्चुअली लायबल फॉर द लॉस। ऐसा है। फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। अब असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, तो असाइनमेंट मीन्स अ ट्रांसफर, कोई प्रकार का ट्रांसफर जब हम करते हैं उसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। तो असाइनमेंट को अगर हम सिंपल डिक्शनरी मीनिंग देखें तो असाइनमेंट का मतलब है ट्रांसफर। पहले असाइनमेंट समझते हैं फिर अपन देखते हैं सक्सेशन। तो असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे मैं समझो कुछ मुझे राइट था, मैं वो राइट को आपको असाइन कर सकता हूँ, तो मैं असाइनर हो जाऊंगा, आप असाइनी हो जाएंगे। जैसे मुझे कोई बेनिफिट्स लेना है, किसी से कुछ पैसा वगैरह रिसीव करना है, समझो मुझे नीरज सर से पैसा लेना था, मैं बोल सकता हूँ नीरज सर को कि मेरे बदले इनको पैसा पे कर देना। सो ये हो गया असाइनमेंट, जब मैंने अपना एक अधिकार किसी और को असाइन कर दिया। सो ये असाइनमेंट हो गया, ये मैं अपने इच्छा से कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो ये अपने इच्छा से किया जाता है। अगर यही चीज असाइनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो उसको हम लोग सक्सेशन बोलते हैं इन केस ऑफ डेथ। जैसे समझो मैं गचक गया तो ऑटोमेटिक जो मेरे राइट है पैसा रिसीव करने के, ये मेरे फैमिली मेंबर्स को मिल जाएंगे। यहां पे मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया ये ट्रांसफर, बट ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया, इसको हम बोलते हैं सक्सेशन। अब एक जनरल रूल है, असाइनमेंट में सिर्फ बेनिफिट्स ट्रांसफर होते हैं। आप सोच के देखो, मुझे किसी से कोई पैसा लेने का अधिकार था, समझो मुझे नीरज सर से पैसा लेना था, मैं बोल देता हूं कि इनको पे कर देना, तो आप इजीली वो एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि पैसा लेने का राइट है। लेकिन अगर पैसा देना है, समझो मुझे सालवन सर को पैसा पे करना था, अब मैं बोलता हूं इनसे पैसा रिकवर कर लेना, तो ये सही नहीं रहेगा। और इसीलिए एक जनरल रूल है, असाइनमेंट जब हम अपनी इच्छा से करते हैं तो इसमें सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होते हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो ओनली द बेनिफिट्स कैन बी असाइंड एंड नॉट द बर्डन, ऑब्लिगेशंस बर्डन को हम असाइन नहीं कर सकते। सो ये जनरल रूल है आपका।
सो मीनिंग में वही दिया है, पहले असाइनमेंट पढ़ते हैं. असाइनमेंट में द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड एंड नॉट द लायबिलिटीज देयर अंडर. This is because when the liability is assigned, a third party gets involved therein. Thus, a debtor cannot relieve himself. मैं बच नहीं सकता of the liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. So मैं जिम्मेदारी आपको देके बच नहीं सकता. तो यहाँ पे असाइनमेंट सिर्फ बेनिफिट्स का होता है, लाइबिलिटीज का नहीं होता. लेकिन सक्सेशन में दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं. जैसे ही समझो एक मिस्टर एक्स है, इनके पास खूब सारे एसेट्स थे, लाइबिलिटीज थी, इनकी डेथ हुई. तो जैसे ये गचक गए, ये एक्स हो गए, तो इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, समझो एक्स, छोटा एक्स, कंफ्यूज मत हो ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है छोटा एक्स, छोटा है ना, लड़का है उनका. तो ये इसको ऑटोमेटिक पूरे राइट्स, पूरे एसेट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे और पूरी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएगी. जब सक्सेशन होता है ना, तो एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी दोनों ट्रांसफर होते हैं. लेकिन असाइनमेंट जब अपनी इच्छा से करते हैं तो सिर्फ बेनिफिट्स ट्रांसफर होते हैं, लायबिलिटीज नहीं ट्रांसफर होती. ठीक है. अगर मैं अपनी इच्छा से ट्रांसफर करूंगा तो लायबिलिटीज नहीं जाएगी, बट यहां दोनों जाता है. अब यहां एक तकलीफ हो जाएगी. समझो एक्स के एसेट थे सिर्फ 100 करोड़ के और लायबिलिटीज थी 300 करोड़ की, तो क्या बेचारा अपने पिताजी की लायबिलिटी पे करते बैठेगा? तो यहां पे रूल इन्होंने ऐसा बनाया है कि इसको लायबिलिटी उतनी ही ट्रांसफर होगी जितने के एसेट हैं. सो अगर इसको एसेट 100 के मिले तो लायबिलिटी भी 100 तक ही पे ऑफ करना पड़ेगा, पूरे 300 की लायबिलिटी उसको पे ऑफ नहीं करना पड़ता. सो अगर सक्सेशन हो भी रहा है तो भी वो उतनी ही लायबिलिटीज इनकर करेगा जितने के एसेट्स प्राप्त हुए हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड. जिसकी डेथ हुई उसकी प्रॉपर्टी में जितना मिला है उतने के लिए वो जिम्मेदार होता है. अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि किसी भी 100 लोगों को, पहले वालों को पैसा दे दिए, उसमें फिर प्रेफरेंस होता है. सो देखा जाएगा कितने सिक्योर्ड है उनको पूरा पैसा मिलेगा, जो फिर सिक्योर्ड नहीं है उनमें फिर प्रपोर्शनेट मिलेगा. जैसे किसी को 3 रुपए लेना था उसको 1 रुपए मिल रहा, किसी को 30 लेना था तो 10 रुपए मिलेंगे. इस प्रकार से रेटेबल डिविडेंड पे किया जाता है, प्रपोर्शनेट अमाउंट. सो सक्सेशन में बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ. तो देखो ये अपने आप हो रहा है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ टू द लीगल हेयर्स. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर्स को ये ट्रांसफर हो जाएगा, जो कानूनी वारिसदार होंगे उसको ट्रांसफर हो जाएगा. और यहां दोनों ट्रांसफर होते हैं, बोथ द बर्डन एंड बेनिफिट्स अटैचिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट डिवॉल्व ऑन द लीगल हेयर्स. When a son succeeds to the estate of his deceased father, he is liable to pay the debts and liabilities of his father, लेकिन to the extent of the property inherited by him. जितने की प्रॉपर्टी उसको विरासत में मिली है मैक्सिमम उतने तक ही वो लायबल होता है. यही लाइन ऊपर लिखी थी, मैंने बोला था थोड़ा अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद समझेगी. एक कहीं लाइन थी मैंने स्किप किया था उसको. ध्यान नहीं आ रहा कहीं, तो भी अब भी स्किप किया अपन ने. कहाँ पे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाले पॉइंट में. हाँ ये द लायबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरिट फ्रॉम द डिसीज्ड. तो ये रूल वही आगे दिया हुआ है. ठीक है. तो डेथ के केस में भी ट्रांसफर हो जाते हैं एसेट लायबिलिटी, लेकिन कितनी? तो जितने के एसेट गए मैक्सिमम उतनी. सक्सेशन दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं. वैसे तो बता ही दिया मैंने. सक्सेशन में राइट्स और लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर हो जाती है ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. डिसीज मीन्स जिसको बीमारी है, नहीं डिसीज्ड यानी जो गचक गया, डिसीज्ड खत्म हो गया. टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एज सक्सेशन. तो यहाँ राइट्स और लायबिलिटीज दोनों जाती है. यहाँ पे सिर्फ राइट्स जाएंगे, बाय पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड एज असाइनमेंट. टाइम सक्सेशन कब होगा? एट द टाइम ऑफ डेथ, सिर्फ डेथ में होता है ये. और असाइनमेंट कब होगा? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. तो जब वो जीवित है तब वो अपनी इच्छा से ट्रांसफर कर सकता है. और वही अगला पॉइंट है, असाइनमेंट वॉलेंट्री एक्ट है, अपनी इच्छा से उसने किया है. जबकि सक्सेशन इज नॉट वॉलेंट्री, ये अपनी इच्छा से नहीं होता. ऐसा नहीं होगा यार आज सोच रहा हूँ मर के देखता हूँ, तो ऐसा थोड़ी होगा. तो ये ऑटोमेटिक है, इट इज इनवॉलेंट्री. ठीक है. इट टेक्स बैक प्लेस ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. रिटर्न डॉक्यूमेंट,
असाइनमेंट में जनरली एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट डीड। वैसे ओरल असाइनमेंट भी होते हैं बट ज़्यादातर केस में झगड़े ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए लगभग 90-95% केस में डीड बनाई जाती है। लेकिन सक्सेशन में कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। सक्सेशन में टेक प्लेस इवन विदाउट एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर पिताजी गचके तो वैसे ही पूरी प्रॉपर्टी उसके बेटे को ही मिलने वाली है। दो बेटे होंगे तो आधा आधा बंटवारा होगा। ठीक है। स्कोप, सक्सेशन थोड़ा वाइडर है क्योंकि राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों चले जाती है इसमें, जबकि असाइनमेंट में सिर्फ लाइबिलिटी जाती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी राइट्स जाते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट लाइबिलिटीज कैन नॉट बी असाइंड अनलेस देर इज नोवेशन। नोवेशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे। अगर नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वहां पे फिर लाइबिलिटीज भी पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। नोटिस, असाइनमेंट में जानकारी देना पड़ता है, नोटिस ऑफ असाइनमेंट, कि मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरे बदले अब इनको दे दो पैसा, सो मैंने राइट ट्रांसफर कर दिया हूं। बट सक्सेशन में बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो राइट ट्रांसफर हो गया है। नो नोटिस ऑफ सक्सेशन इज रिक्वायर्ड। नोटिस डज नॉट मीन लीगल नोटिस, नोटिस मीन्स जानकारी। कंसिडरेशन, असाइनमेंट में कंसिडरेशन रहता है। जनरली मुझे आपको कुछ देना रहा होगा इसीलिए मैं अपना अधिकार आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ आपको पे करना होगा। लेकिन सक्सेशन में कोई कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं गचक गया तो अपने आप मेरे पूरी प्रॉपर्टीज मेरे फैमिली मेंबर को मिल गई, मैं वापस नहीं आऊंगा, नहीं नहीं पैसे दो पैसे दो, तो कंसिडरेशन थोड़ी रहता, गया मैं, तो वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता। ठीक है। तो ये हो गया असाइनमेंट और सक्सेशन का डिफरेंस। नोवेशन पढ़ेंगे आगे, उसको अभी स्किप करो। नोवेशन इसी चैप्टर में आगे आने वाला है। टाइम एंड प्लेस भी इसी में आएगा, फिर बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नोवेशन क्या है, इसी चैप्टर में आएगा आगे। ठीक है, तो उसको स्किप कर दो अभी, बाद में सेकंड रीडिंग करोगे तब आपको क्लियर होगा। तो कानून पढ़ते वक्त ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ें आगे आने वाली होती है। तो मैंने जैसे पहले चैप्टर में बताया था ये वाले पार्ट को अभी छोड़ दो, ये आगे आएगा, तो वो आ चुके हैं, अब लगभग सब चीज़ आ चुकी है। तो इसीलिए कानून जब भी पढ़ते हैं ना 3 बार कम से कम पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमको पूरी अंडरस्टैंडिंग आती है। कोई भी लॉ अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 बार पढ़ना जरूरी होता है। पहली बार में क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होगी जो आगे आने वाली है, हमको अभी पता ही नहीं, तो पहली बार में वो पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं सकती। सेकेंड टाइम जब आप रिविजन करोगे तब जाके पता होगा कि हाँ कहीं ना कहीं आगे ऐसा पॉइंट आया था। जैसे वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस अभी आप पढ़ने के हो, तो लेकिन वो पार्ट कहीं ना कहीं वर्ड आपको देखने को मिलता है। जैसे अब नोवेशन हो गया, तो नोवेशन क्या है पता नहीं, तो फर्स्ट रीडिंग में वो इतना क्लियर नहीं होता। लेकिन जब नोवेशन पढ़ लेंगे सेकेंड टाइम आप यहाँ आके पढ़ोगे तो वो क्लियर होगा और अच्छे से। और थर्ड टाइम में थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज आना चालू होता है। तो कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए। कोई भी लॉ वगैरह आप पढ़ रहे हो, तो कोई भी लॉ हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या कंपनी लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, आपको कोई भी कानून है कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ता है। सो इसीलिए इवन फाउंडेशन क्लियर होने के बाद कम से कम 3 रीडिंग मस्ट होती है, कंपलसरी होती है। 3 बार रीड करके होना ही चाहिए, तभी इजीली हम लोग फाउंडेशन इंटर वगैरह पास हो सकते हैं। तो और 3 बार रीड करते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं, और करना पड़ेगा ही आपको, क्योंकि आखिरी दिन अगर आप चाहते हैं पूरी बुक एक दिन में कर सको तो उसके लिए कम से कम 2-3 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आखिरी दिन ये बुक खत्म हो सकती है, नहीं तो वो खत्म नहीं होने वाली। और शॉर्ट नोट्स हैं वैसे मेरे, लेकिन वो उतने काम नहीं आते, उससे आप ऊपर ऊपर रिवाइज कर सकते हैं, बट डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको रीडिंग ही चाहिए, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और आखिरी वक्त तक ऐसा लेवल आ जाता है कि आप ये पूरी बुक को आधे दिन में ही खत्म कर लेते हैं। तो ऐसा लेवल आ जाएगा, आप ऐसा पेजेस पलटाते जाओगे और एक एक पॉइंट जैसे देख लिए, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, हाँ इसमें ये चीज़ें हैं, तो फटफट फटफट रिवीजन हो जाता है। तो आखिरी वक्त पे ऐसा लेवल आता है, तभी जाके लोग इजीली क्लियर होते हैं, तो तभी जाके रैंक वगैरह भी लेके आते हैं लोग। सो होता है, पॉसिबल है। सो सब लोग करते हैं, लोग इतना सीए बनते हैं तो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आपने भी कोशिश करना चाहिए। तो बस वही है, ज़्यादातर लोग थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, उन लोग 11-12 टाइप सोच लेते हैं सीए एग्ज़ाम, तो वैसा नहीं है। अब नेशनल लेवल की है, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है, तो 11-12 की मेहनत टाइप मेहनत करोगे तो थोड़ी क्लियर होगी। तो रिजल्ट कम आने का मकसद, मेन एम वही होता है, मेन गलती यही होती है कि बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं, लोकल एग्ज़ाम टाइप गिनते हैं उसको। तो लोकल एग्ज़ाम नहीं है, और फिर एक्सपेक्टेशन रहती कि सर 5 में से 5 क्यों नहीं मिले। आए थे कुछ बच्चे पूछने, तो 5 में से 5 क्यों नहीं मिलते, तो नहीं मिलते यहाँ पे। तो ऐसे टेस्ट में होता है ना, पूरे मार्क्स नहीं मिले सर, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा हूँ, तो बहुत अच्छा भी लिखे हो तो यहाँ 5 में से 5 पूरे नहीं मिलते। एकदम परफेक्ट लिखोगे बिल्कुल लॉ की वर्ड्स, तो शायद आपको 5 में से 5 मिल जाए।
नहीं तो 5 में से 4.5 4 ऐसे मार्क्स मिलते हैं, तभी जाके तो 80 तक जाते हैं लोग, लेकिन एकदम 90 100 तो किसी को नहीं मिले आज तक। तो 90 भी किसी को नहीं मिले, सिर्फ अपने यहाँ एक स्टूडेंट था उसको एक बार 90 मिले थे, बाकी 90 भी पूरे देश भर में आपको कहीं दिखेगा नहीं हो। तो आप कभी इवन यूट्यूब पे चेक करोगे तो लिखा रहेगा हाउ टू स्कोर 80 मार्क्स इन लॉ, ऐसे मिलेंगे आपको। तो 80 प्लस मार्क्स, लेकिन 90 कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत मुश्किल होता है ये। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता सर मेरे को तो हमेशा 100 में से 100 मिले हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ऐसे अनरियलिस्टिक अपन ने ये नहीं रखना चाहिए, ड्रीम्स नहीं रखना चाहिए, फिर हर्ट होगा। तो कल ही मेरे पास कुछ बच्चे आए थे, आपकी बैच के नहीं, वो इवनिंग बैच है 11 12 प्लस फाउंडेशन वाले, तो लेके आए थे सर एकदम अच्छा तो लिखा है, तो इसमें 4 इंच क्यों मिले, 5 क्यों नहीं मिले। तो मैंने बताया अरे भाई 5 में से 5 नहीं मिलेंगे, एकदम परफेक्ट लिख के बताओ तो मिल जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है एकदम परफेक्ट लिखना। तो शायद मैं लिख दूँ तो मेरे को मिल जाएंगे 5 में से 5, क्योंकि मेरे को रटा हुआ है पूरा कानून, हर एक प्रोविजन में वैसा का वैसा लिख सकता हूँ जैसा कानून में लिखा हुआ है। सो रटे हुए हैं इसीलिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो भी मेरे को इसमें मिलेंगे। मेरे को अकाउंट्स बोल दिए तो अकाउंट्स में थोड़ी मैं पूरे में से पूरे लेके आऊँगा, हो सकता है शायद 40 पे अटक जाऊँ, हो सकता है ना। सीए है तो क्या हुआ, अब लॉ का जो मेरा प्रैक्टिस चल रही है इतने साल से मैं लॉ टैक्सेशन यही कर रहा हूँ, तो कंपनी लॉ एकदम परफेक्ट है, इनकम टैक्स जीएसटी ये है, लेकिन अकाउंट्स में काम थोड़ी कर रहा मैं। तो हो सकता है मैं अकाउंट्स में फेल भी हो जाऊँ, हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, सीए है फिर भी अकाउंट्स में सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दूंगा मैं 12 15 साल बाद, तो उसका ये मतलब नहीं मैं पास ही होऊंगा, हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, क्योंकि कुछ नए पॉइंट्स आ गए होंगे, पहले एएस होते थे अब इंड एएस भी आ गए, आईएफआरएस आ गए। सो वो हर चीज़ पे हमारा कमांड नहीं होती। शर्मा सर को आप इनकम टैक्स पूछोगे, लॉ पूछोगे, तो वो थोड़ी पूरा डीप में बता पाएंगे। तो हर व्यक्ति वो पर्टिकुलर एरिया में फोकस कर रहा है अब, तो उस एरिया का आप कुछ भी पूछो तो डीप में बता देंगे, लेकिन हर एक एरिया पूरा एकदम स्पेशलाइज करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए फिर पार्टनरशिप फर्म बना के सीए लोग काम करते हैं। एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज होता है, दूसरा दूसरी चीज़ में, तीसरा ऑडिट करेगा, तो ऐसे अलग अलग एरियाज पकड़ लेते हैं सब लोग। तो एक चाहे तो वैसे सब में स्पेशलाइज्ड रह सकते, बट उसके लिए खतरनाक मेहनत रहेगी, यानी कंटिन्यू पढ़ते ही रहो, जैसे अपन सीए स्टूडेंट के टाइम पढ़ते थे वैसे कंटिन्यू पढ़ते रहना पड़ेगा हर एक कानून। तो कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो खतरनाक उनकी स्किल्स होती हैं, बट बहुत कम लोग ये कार्य करते हैं। सब लोग एक एक ब्रांच पकड़ के स्पेशलाइज हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर का ही एग्जाम्पल ले लो, एक हड्डी का डॉक्टर है, उसको बोलेंगे हार्ट की सर्जरी करे तो करेगा क्या वो, तो नहीं करेगा, तो स्पेशलाइज हो चुका है। ऐसा नहीं उसको पता नहीं होगा, पता तो हो गई, अब उसने पढ़ा है तो सब पढ़ा होगा, बट बाद में उसके बाद स्पेशलाइजेशन उसने जो डिसाइड किया कि मेरे को ऑर्थोपेडिक्स में जाना है, सो वो स्पेशलाइजेशन एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइज हो गया वो, तो वो उसी कार्य में फिर स्पेशलाइज होगा। सो ऐसा होता है। तो खैर वापस आते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं अब, वापस थोड़ा बता देता हूँ। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज और राइट्स ये स्किप करते हैं, अभी टाइम कम है, टाइम एंड प्लेस के भी टाइम नहीं है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का भी टाइम नहीं है, 4 मिनट तो बचे। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हो जाएगा, चलो बता देता हूँ सुन लो। हाँ, डाउट पूछ लो जानबूझ के, ताकि आगे ना पढ़ना पड़े। हाँ बोलो, कोई डाउट। हाँ हाँ, अगर विल होगी तो विल के हिसाब से ट्रांसफर होता है। जैसे समझो कोई व्यक्ति ने विल करके गया कि मैं मुकेश को पूरा पैसा देना चाहता हूँ, अन्नू को कुछ नहीं देना चाहता, तो अगर ऐसा कुछ एग्री किया होगा तो वैसा होगा, फिर उसमें बाकी लोग क्लेम नहीं कर सकते, तो वसीयत सबसे ऊपर मानी जाती है। और विल के लिए भी एक सिंपल पेपर पे भी लिख दिए तो विल वैलिड होती है, लेकिन फिर झगड़े हो जाते हैं बाद में, दो भाई झगड़ रहे मेरे पिताजी ऐसा थोड़ी करेंगे, इसीलिए विल बना के जनरली लोग रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर कर लिया तो एक सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि सरकार के पास जाके आपने लिखा लिया कि हमने ऐसा एग्री किया है, तो इसीलिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी ज़्यादा होती है। वैसे ज़रूरी नहीं है, विल एक सादे पेपर पे भी वैलिड होती है। मैं मर रहा हूँ, मरते वक्त मैंने अपने बाजू में कागज पड़ा था, उस पर लिख दिया कि मेरे जाने के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को चली जाएगी, तो वो भी एक वैलिड विल है। तो विल में कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि स्टैम्प पेपर ही होना या कुछ होना, एक सादे कागज पे मैं लिख के साइन कर दूं तो वो भी विल होती है। लेकिन ऐसी विल में बहुत दिक्कत होती है कि आगे चल के लोग बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी शर्मा जी ऐसा थोड़ी करेंगे, तो वो चैलेंज होती है विल, फिर झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहा है हमेशा से, तो बहुत झगड़े ऐसे चलते रहते हैं जो कि जिसमें विल चैलेंज हो गई और झगड़ रहे हैं भाई लोग, तो ऐसा होता है। इसीलिए बेटर होता है विल बना के रजिस्टर कर लो। लेकिन विल अगर है तो फिर ये सक्सेशन नहीं होता ऑटोमेटिक, ठीक है, फिर जो व्यक्ति को विल से ट्रांसफर किया है उसको ही सक्सीड होगा वो।
वैसे कोई ऐसा नहीं करता है एकदम एक ही को दे दें, वो बंटवारा प्रॉपर करते हैं लोग कि एक फ्लैट इसको एक फ्लैट उसको, ऐसा प्रॉपर करते हैं। नहीं किया है तो फिर झगड़े होते हैं, जैसे अनु और मुक्कू का हुआ था। उसमें उनके पिताजी ने सोचा नहीं था कभी झगड़ेंगे, इसलिए उन्होंने विल नहीं बनाए थे, तो झगड़ा हुआ, फिर बाद में इन्होंने सेटलमेंट किया, फैमिली सेटलमेंट। तो आपस में फिर इन लोगों ने समझौता किया और दोनों ने प्रॉपर्टीज बांट ली है। ऐसा है। चलो, 2 मिनट और खोटा करना है, तो और कुछ होगा तो पूछ लो। वो मैं आज लेट आया ना इसीलिए। ठीक है। होता है कभी कभी। सुबह की क्लास जल्दी आता हूँ मैं। ये दोपहर को कैसा भीड़ भाड़ बहुत हो जाती, फिर कभी ट्रैफिक में अटक गए तो, और अभी कार लेके आ रहा हूँ तो इसीलिए गर्मी बहुत है ना, तो नहीं तो डुक डुक से आए तो डुक 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 कहीं से भी आ गए पहुँच जाते, तो इसीलिए मैं वो प्रेफर करता हूँ, बट धूप बहुत है आज, अति है एकदम खतरनाक, तो इसीलिए लेट हो जाता हूँ थोड़ा। और मैं रहता ऐसी एरिया पे हूँ ना कि अपन बता नहीं सकते कि भाई कितना टाइम लगेगा। मैं अगर 1 घंटा पहले भी निकलूँ तो शायद फिर भी लेट हो जाऊँ। मैं रहता हूँ महल एरिया में, महल इतवारी का एरिया है, तो बड़कस चौक से गांधी पुतले का जो रोड है, वहाँ इंद्रायणी साड़ीज है, उसके जस्ट पीछे का जुड़ा हुआ कनेक्टेड मकान है, रास्ते से ही दिख जाता है ऐसा। तो वहाँ रहता हूँ मैं। अब वहाँ से निकल रहे कभी राम भंडार के सामने ही ऐसा होता है कि वहीं पे 15 मिनट लग गए, तो कार से आए तो। टू व्हीलर से नहीं होता, गली गुल्ली पता है, बचपन से वहाँ रहा हूँ तो कहीं से भी निकल आते हैं, लेकिन इससे तकलीफ होती है। फिर कभी ऐसा होता है आरबीआई चौक पे ही सिग्नल पे खड़े रह गए तो सिग्नल ही 2 बार बंद हो जाता खड़े खड़े, तो ऐसा भी होता है। शाम को तो बहुत होता है, तो शाम को मैं आरबीआई से जाता ही नहीं, क्योंकि आरबीआई चौक पे इतनी भीड़ रहती है शाम को, वर्धा रोड से पूरे आने वाले, कि वो सिग्नल 2 बार बंद हो जाएगा, चालू होके बंद हो जाएगा, अपन वहीं खड़े रहते हैं, तो तीसरे बार जब चालू होता तब निकलते, तो कई बार ट्रैफिक के कारण लेट हो जाता हूँ। तो आज भी वैसे ही हुआ, तो ट्रैफिक वगैरह बहुत था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। चलो अगली क्लास में देखते हैं।